पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किए थे। आज भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके लास्ट में एक थ्योरी बचा हुआ है वान डी ग्राफ जनरेटर, उसकी चर्चा करके आज जो है चैप्टर 2 भी हम लोग का समाप्त होगा। और तब उसके बाद NCERT से एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग सर्किट फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between points A, M and N. यही क्वेश्चन है। एम एंड एन, ये दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर ये जो वायर यहाँ इसको ज्वाइंट कर दिया, मतलब ये दोनों प्लेट आपस में इस वायर से कनेक्ट हो गए। तो कनेक्ट हो गए तो कंडेंसर में क्या होता है, एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होता है। तो कैपेसिटर के अगर दोनों प्लेट को किसी वायर से कनेक्ट कीजिएगा तो दोनों प्लेट न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कैपेसिटर समाप्त हो जाएगा। तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करने का मतलब है कि पॉइंट एम यहाँ से उठकर यहाँ पर चलाया, ये कैपेसिटर सर्किट से क्या हो गया, बाहर। तो पहला काम है कि ये पॉइंट एम यहाँ पर खिसक गया, ये कैपेसिटर आउट हो गया। अब इसके बाद ही हम लोग को विचार करना है। अब यहाँ से ये कैपेसिटर यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं, इसको आप पॉइंट ए मान लो, इसको बी मान लीजिए, ये पॉइंट आप सी मान लीजिए। अब देखो, एम और ए के बीच जो दोनों कैपेसिटर हैं वो किस में है, सीरीज में। ए और सी के बीच भी कैपेसिटर सीरीज में, एम और बी के बीच भी सीरीज में, बी और सी के बीच भी सीरीज में। तो एक बार कैसे सीरीज में है, तो एम पर अगर चार्ज दीजिएगा तो जो चार्ज इस पर जाएगा वही चार्ज इस पर, फिर जो चार्ज इस पर वही चार्ज इस पर जाएगा। यहाँ भी वही स्थिति है। तो चार्ज जब सेम होता है तो कैपेसिटर किस में होता है, सीरीज में। तो पहले सी एम ए, तो सूत्र क्या है, C/N। तो प्रत्येक का कैपेसिटेंस 4 है, नंबर कितना है, 2, तो 2 माइक्रोफराड। यानी एम और ए के बीच इस दोनों कैपेसिटर के स्थान पर आप एक कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं, कितने माइक्रोफराड का, 2 माइक्रोफराड। फिर ए और सी, तो CAC, सूत्र वही,
8/2 यानी 4 माइक्रोफैराड। तो एम और ए के बीच जो कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड। ए और सी के बीच जो कैपेसिटर होगा उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 4 माइक्रोफैराड। इसी प्रकार से एम और बी, तो सी एम बी, सूत्र वही C/M, 6/2 यानी 3 माइक्रोफैराड। फिर बी और C/N 12/2 यानी 6 माइक्रोफैराड। अब यहां देख लीजिए, एम और ए के बीच जो कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड। ए और सी के बीच जो कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। तो 2/4, तो रेशियो 1/2 हो गया। फिर एम और बी के बीच 3 माइक्रोफैराड, बी और सी के बीच 6 माइक्रोफैराड, तो 3/6, यह भी रेशियो 1/2 हो गया। तो आपको हम कंडीशन पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रकार से एक ब्रिज सर्किट है। अब एम और ए के बीच जो कैपेसिटर है, ए और सी के बीच, इनके कैपेसिटेंस का रेशियो इसके कैपेसिटेंस और इसके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये जो ए और बी के बीच कैपेसिटर है ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो अब इसका ब्रेक सर्किट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो देखिए यही पॉइंट हमारा एम है। तो अब एम से एक कैपेसिटर आ गया, कितने माइक्रोफैराड का, 2 माइक्रोफैराड का। फिर ए से सी कितने का, 4 माइक्रोफैराड का। फिर एम से बी कितने माइक्रोफैराड का, 3 माइक्रोफैराड। फिर बी से सी 6 माइक्रोफैराड। ये से बी के बीच का जो कैपेसिटर है कैंसिल आउट हो गया। अब एक बच गया सी से एम, 2 माइक्रोफैराड। इसके बाद एम से सी, ये बचा हुआ है 4 माइक्रोफैराड। और एम से फिर इधर से भी सी 4 माइक्रोफैराड। अब सर्किट सिंपल हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया। एम से ए के बीच 2 माइक्रोफैराड, ए से सी के बीच 4 माइक्रोफैराड, एम से बी के बीच 3 माइक्रोफैराड, बी से सी के बीच 6 माइक्रोफैराड, एम से सी 4 माइक्रोफैराड, इधर एम से सी 4 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटर आउट हो गया, क्योंकि ये दोनों प्लेट इसका वायर से कनेक्ट हो गया। अब एम से ए और ए से सी ये दोनों सीरीज में हो गए, एम से बी और बी से सी दोनों सीरीज में हो गए। तो पहले इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो सी एम ए सी, तो जब C1 और C2 कैपेसिटेंस के दो कैपेसिटर सीरीज में ज्वाइंट है तो क्या फॉर्मूला है, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो 2 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 4 6, यानी 4/3 माइक्रोफैराड। सिमिलरली सी एम बी सी, C1 इंटू C2 यानी 3 इंटू 6, अब 3 प्लस 6 9, 2 माइक्रोफैराड। तो एम ए सी के प्लेस पर इस दोनों को रिप्लेस करके एक कैपेसिटर 4/3 माइक्रोफैराड का, एम बी और सी को रिप्लेस करके एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का। तो ये पॉइंट अब एम हो गया। तो एम से सी ये हो गया 4/3 माइक्रोफैराड।
फिर एम से सी इस दोनों के जगह पर 2 माइक्रोफैराड, फिर एम से सी 4 माइक्रोफैराड, इधर भी एम से सी 4 माइक्रोफैराड और सी से एन 2 माइक्रोफैराड। अब सवाल सिंपल हो गया। एम से सी के बीच ये 4 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, तो ये चारों किस में हो गए? पैरेलल में, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका है वही इसका है, वही इसका है, वही इसका है। तो जब पैरेलल में है तो सी एम सी, सूत्र क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो C1 के जगह पर 4 प्लस 4/3 प्लस 2 प्लस 4। तो देखिए एलसीएम तो 3 हो गया, 12 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, 24 4 28 और 6 34, 2 6 8 और 4 12 2 14 4 हो गया और 113/3, इतना माइक्रोफैराड। अब एम और सी के बीच 34/3 माइक्रोफैराड। तब एम से सी के बीच एक कैपेसिटर आ गया, कितना का? 34/3 माइक्रोफैराड, और सी से एन के बीच 4 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं। तो सी एम एन, सूत्र वही C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो 34/3 इंटू 4/34/3 प्लस 4, तो 34 इंटू 4/3 इंटू 4 3 12 हो जाएगा, 34 और प्लस 12 46/3। ये 3 3 कैंसिल हो गया, 2 23, तो एम और एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। तो अब इतना आप समझ गए कि जब भी कोई सर्किट नेटवर्क दिया रहे और उसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाए तो आप इजीली जो है इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा देख करके पता चल जाता है कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। अब इसके बाद इस चैप्टर में एक थ्योरी बचा हुआ था, उसकी चर्चा हम लोग कर देंगे, तो चैप्टर 2 भी आपका समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1D ग्राफ जनरेटर। 1D ग्राफ जनरेटर ये क्या है? तो इट इज ए डिवाइस बाय विच वेरी हाई वोल्टेज कैन बी फाउंड एट द कॉस्ट ऑफ लो वोल्टेज सोर्स। इस डिवाइस के द्वारा हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं? हाई वोल्टेज। तो इट इज ए डिवाइस बाय विच हाई वोल्टेज कैन बी फाउंड एट द cost of very low voltage source।
तो जिस समय वान डी ग्राफ जनरेटर बना उस समय वोल्टेज सोर्स के रूप में सेल या बैटरी, लो वोल्टेज सोर्स था हमारे पास, उसके द्वारा, उसकी सहायता से इस वान डी ग्राफ जनरेटर के द्वारा जो है हाई वोल्टेज अचीव किया जा सकता है, फाउंड किया जा सकता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस जनरेटर is shown in following diagram। अब देखो, इसमें ये एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है, यह जो स्फीयर है एक इंसुलेटिंग मटेरियल के स्टैंड पर इसको जो है माउंटेड किया गया, यानी इसको रखा गया। अब इस स्फीयर के सेंटर पर ये एक पुली है, पुली हिंदी में उसको घेर नहीं करते हैं, ये अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। इस स्फीयर के बाहर और इस पुली के ठीक नीचे एक दूसरी पुली है सी। इस सी को बाय मोटर या बाय हैंड हम लोग रोटेट करा सकते हैं। एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बेल्ट ये दोनों पुली से हो करके इस तरह गुजरता है। अब अगर इस पुली सी को हम लोग रोटेट कराएंगे तो ये बेल्ट भी रोटेट करेगा, इस पर घूमेगा। अब इसके बाद ये एक कॉन्ग की तरह यानी कंघी की तरह का मेटालिक कंडक्टर है, जिसका ये सभी पोर्शन पॉइंटेड है जैसा कंघी में होता है। इसको हमने डी मान लिया। अब जो भी आपके पास वोल्टेज सोर्स है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से इस ई कंडक्टर डी को कनेक्ट कर दिया गया, उसके नेगेटिव टर्मिनल को यहां अर्थ में डाल दिया गया। अब इसके बाद एक दूसरा मेटालिक कंडक्टर है ई, जो इस बेल्ट से टच करेगा ई। अब क्या होगा, यहां पर कंस्ट्रक्शन तो हो गया। अब जैसे इस कंडक्टर को आप पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कीजिएगा तो इसके इस पॉइंटेड पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा और पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा तो किसी भी चार्ज स्फीयर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। हियर r² इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो चूंकि ये सभी कंडक्टर का जो टर्मिनल है वो पॉइंटेड है, यानी रेडियस बहुत कम है, तो रेडियस जब कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत हाई होगा तो आपको हम एक डिफाइन किए थे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऐसे तो एयर क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इससे अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी प्रोड्यूस हो जाए तो एयर आयोनाइज होकर के कंडक्टर बन जाती है। तो यहाँ पर पॉइंटेड साइज लेने का यही मतलब है कि इस पर जैसे चार्ज आए इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाए। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बेल्ट और इसके बीच का एयर जो है आयोनाइज हो गया, यानी एयर कंडक्टर बन गया। तो जब कंडक्टर बन गया तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है इस बेल्ट पर एक्युमुलेट होने लगेगा। आयोनाइजेशन के कारण भी जो पॉजिटिव चार्ज वहाँ क्रिएट हुआ वो भी बेल्ट पर एक्युमुलेट होगा। अब चूंकि ये बेल्ट इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए ये बेल्ट पर जहाँ भी एक्युमुलेट होगा वही स्टे कर जाएगा, वही ठहर जाएगा। अब इस पुली को जब हम रोटेट कराएंगे तब बेल्ट के साथ चार्ज जो है वो यहाँ तक पहुँचेगा और वो इस पॉइंटेड कंडक्टर से होते हुए इस हॉलो स्फीयर के सरफेस पर क्या होगा, एक्युमुलेट होने लगेगा। अब यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा तो यहाँ वोल्टेज जो है बढ़ना शुरू हो गया। अब जितना अधिक
पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्युमुलेट कर लीजिएगा उतना हाई वोल्टेज हो जाएगा। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज हॉलो स्फीयर के सरफेस के नज़दीक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर एक्युमुलेट होगा उतना हाई वोल्टेज हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू बढ़ेगा यहाँ पर। तो आप मैक्सिमम उतना ही वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं जिसके कारण आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है एयर के डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम रहे, मैक्सिमम यानी उसके बराबर रहे। उससे ज़्यादा अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के से अधिक अगर फील्ड हो जाएगा तो इस स्फीयर के आसपास का जो आपका एयर है वह भी कंडक्टर बन जाएगा, और कंडक्टर बनेगा तो ये चार्ज स्फीयर पर नहीं ठहर करके इस एयर के थ्रू क्या होगा, आउट जाना शुरू हो जाएगा, यानी तब उससे अधिक जो है आप वोल्टेज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस जनरेटर के द्वारा लो वोल्टेज सोर्स जो आपके पास पहले से उपलब्ध है, सेल या बैटरी, आप हाई वोल्टेज अचीव कर सकते हैं। लेकिन वह हाई वोल्टेज प्राप्त करने का एक लिमिट है, जैसा कि हमने बताया कि वोल्टेज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू एयर के डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक होगा तो इस स्फीयर के सराउंडिंग में जो एयर है वो कंडक्टर हो जाएगी और तब इस पर का चार्ज एयर में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एक डिवाइस पहले बनाई गई है। अब आजकल तो इस जनरेटर का यूज होता नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उस पर बेस्ड जो जनरेटर बना आज कमर्शियल यूज उसी का होता है। उसी के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कराते हैं। लेकिन सिलेबस में पढ़ना है तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आप इसका देख लेंगे, और कोई बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट डिवाइस नहीं है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर 2 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में NCERT का एक्सरसाइज हम लोग हल करेंगे। थैंक यू।